ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए, गांव की सरकार आपने चुनी है और उसके जो परिणाम है वो आ रहे हैं। 622 पंचायत समिति के अभी तक नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस 260 सीटों पर जीती है, बीजेपी 212 सीटों पर जीती है, 129 पर निर्दलीय का कब्जा हुआ है और आरएलपी 16। तो बीजेपी 217 सीटों पर जीती है। 622 के अभी तक जो हैं वो परिणाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस 260, बीजेपी 217 और निर्दलीय के खाते में जो सीट है वो 129 है और आरएलपी के खाते में 16 सीटें गई हैं। चलिए, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। टोक्यो से वापस लौटे हैं देवेंद्र झाझड़िया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। देवेंद्र ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था जेवलिन थ्रो में और उसके बाद अभी अभी वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देवेंद्र झाझड़िया सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में इन्होंने अपने नाम किया पैरालंपिक्स 2020 टोक्यो में और अभी अभी लौटे हैं वापस जयपुर। उनका जोरदार स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ। मेरे प्रदेश में पहुंचने पर, परिवार से पहुंचने पर मुझे एक अलग ही महसूस हुआ है। इस मेडल की खुशी मेरी डबल हो गई और देश के लिए मैंने हैट्रिक बनाई है मेडल की। इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। ये मेरा लाइफ का मिशन था। काफी जुड़े हुए थे मेरे से, मेरा परिवार था, विशेष तौर पे मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे कोच और भी परिवार के लोग और 130 करोड़ लोगों की दुआएं थी मेरे साथ। आज मुझे फख्र है कि हिंदुस्तान के लिए मैंने ओलंपिक जैसे खेल में हैट्रिक बनाई है। धन्यवाद। सरे में एक को नहीं होता, इसमें हर लोगों की दुआएं थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे डिफरेंटली एबल होते ग्राउंड में भेजा उस टाइम। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज मुझे फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे फख्र है कि मैंने देश के लिए मेडल की हैट्रिक बनाई है, इंडिया चैंपियन बना है। तो इंडिया चैंपियन बना है और चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं देवेंद्र झाझड़िया, वो पहुंचे हैं अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश वापस। और उसके बाद आपको बता दें कि उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश का और भी लोग खेल रहे लगातार, अवनी लेखा भी खेल रही है, बहुत परफॉर्मेंस कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जब 2004 में मेरा सिंगल मेडल आया था तो वो मेरा एक मिशन था कि मेरे साइड में मेरे भारतीय प्लेयर और मेडल ले। वो सपना भी आज मेरा, चाहे अवनी लेखा हो, चाहे हमारा शूटर हो, चाहे हमारा बैडमिंटन टीम हो, सब ने मेरा सपना पूरा किया है। ये देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हैट्रिक बनाई है आपने इस बार, किस तरीके से आप युवाओं को प्रेरणा देंगे? जी, हैट्रिक बना ली आपने इस बार, कैसे प्रेरणा देंगे युवाओं को? बिल्कुल, मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि मेरे लिए कहते थे कि 40 एज होगी शायद मेडल नहीं जीत पाएगा। आप में दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति और देश के प्रति कुछ करने का जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको चैंपियन बनाने से नहीं रोक। लेकिन कोरोना टाइम था,
ट्रेनिंग का बड़ा टफ था। बहुत मुश्किल था ट्रेनिंग, आज भी उसको याद करता हूँ। मैं 7 महीने से कैंपस से बाहर नहीं निकला, बाहर मतलब अंदर ही अंदर रह करके ट्रेनिंग। लॉकडाउन के अंदर मुझे कोच नहीं मिला, मेरी वाइफ ने ट्रेनिंग करवाई घर पे। तो मैं मानता हूँ कि एक चैलेंजिंग था, उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और पॉजिटिव रहते हुए ये मेडल जीता मैंने। देखिए भव्य स्वागत किया जा रहा है देवेंद्र का, और इस बार उन्होंने तीसरा पदक कहें तो वो अपने नाम किया है। इससे पहले 2004 के एथेंस पैरालंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। फिर 2016 में उन्होंने रियो में फिर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, और अब 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और आपको बता दें कि अभी अभी जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अब देखिए उनका फूल मालाओं से साफा पहनाकर भव्य स्वागत इस खिलाड़ी का किया जा रहा है। जेवलिन थ्रो में इतिहास रचने वाले भारत के ये देवेंद्र झाझरिया, इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 40 साल की उम्र में ये खिलाड़ी अपने पूरे दमखम के साथ प्रदर्शन करता है और 2020 के पैरालंपिक्स टोक्यो में सिल्वर मेडल अपने नाम करता है। तो एक्सक्लूसिव हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में प्रशंसक जो हैं उनके वो पहुंचे हुए हैं ये सिल्वर मेडल। ये तस्वीरें देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं पंचायत समिति चुनाव परिणाम के। रिजल्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे कर आ रहे हैं। एक एक अपडेट लगातार न्यूज 18 पर हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल लगातार बना हुआ है, साथ ही हमारे सहयोगी दीपक भरतपुर से और सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम गेस्ट के पास चले, उससे पहले अपडेट जयपुर का और भरतपुर का ले लेते हैं। सचिन आपके पास आ रहे हैं, जयपुर से क्या अपडेट इस वक्त? सचिन आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उसके अंदर से कांग्रेस सांगानेर जीत चुकी है। जमवाराम जी बताइए सचिन। देखिए कॉमर्स कॉलेज में जिन 15 पंचायत समितियों की जिन चुनावों की बात चल रही थी उसके अंदर अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस के खाते में सांगानेर में कांग्रेस जीत चुकी है, बढ़त है उसके पास। जमवारामगढ़ में कांग्रेस के पास बढ़त है, चाकसू में कांग्रेस के पास बढ़त है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा यहाँ पर पंचायत समितियों में बढ़त बनाई हुई है। कोट खापदा में जो है उसके ज़्यादा वार्ड बीजेपी जीते हैं। दूदू में बीजेपी ज़्यादा वार्ड जीत के आ चुकी है आगे। फागी में भी जो बीजेपी है वो ज़्यादा वार्ड जीत चुकी है। मौजमाबाद में जो है बीजेपी ने 17 में से 15 वार्ड जीत ली है, केवल 2 पे कांग्रेस जीती है। इसके अलावा अगर अन्य वार्डों की मैं बात करता हूँ जयपुर की, तो देखिए गोविंदगढ़ जो है, गोविंदगढ़ के अंदर बीजेपी 14 वार्ड जीत चुकी है 31 में से। रेणवाल के अंदर बीजेपी पीछे है, कांग्रेस 10 वार्ड जीत चुकी है। जोबनेर के अंदर जो है कांग्रेस आगे है, ज़्यादा वार्ड जीत चुकी है। माधोराजपुरा में भी बीजेपी आगे चल रही है, 9 वार्ड वो जीत चुकी है। और सामरलेक, आंधी और तुंगा यानी 15 में से 3 के अभी परिणाम आए नहीं है, लेकिन बराबर का पलड़ा भारी है। और बाकी जो राजस्थान कॉलेज में जिनकी चुनावों की जिनकी गणना चल रही है उसके अंदर भी झोटवाड़ा की अगर बात करते हैं तो झोटवाड़ा में बीजेपी माफ कीजिए कांग्रेस बोर्ड बना चुकी है। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं, अन्य पंचायत समितियां, उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो कड़ा मुकाबला दोनों के बीच में है। और जहां पे बढ़त की बात हम चल रही है तो कई पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर 1 से 2 केवल कैंडिडेट जो हैं उसमें दोनों पार्टियों के बीच में अंतर है, यानी निर्दलीय और कहीं जगह पर आरएलपी जो है उसमें निर्णायक भूमिका निभा सकती है। कुछ जगहों पर अगर हम बात करें किशनगढ़ रेणवाल तो वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में केवल 2 सीटों का मात्र अंतर है और 1 वार्ड में जो है मुकाबला टाई हो गया। वहाँ पे लॉटरी के जरिए उसका जो है फैसला किया जाएगा। और ऐसी स्थिति अगर होती है तो निर्दलीय और आरएलपी के जो कैंडिडेट जीते हैं वो गेम चेंजर की भूमिका में होंगे।
तो जो बाड़ेबंदी जिसकी बात चल रही थी उसकी सरगर्मियां आपको कल और परसों बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कई जगह पर जो है जयपुर जिले की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं पंचायत समिति की बात कर रहा था, आमेर पंचायत समिति की अगर बात करते हैं अभिषेक, तो 23 वार्डों में से 11 भाजपा और कांग्रेस ने जीता है और एक वार्ड निर्दलीय के खाते में गया है। यानी अगर आमेर में जिसको भी बोर्ड बनाना है, प्रधान अपना बनाना है, उसको निर्दलीय को अपने साथ लेना होगा। तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला होगा आने वाले समय में। पावटा पंचायत समिति में भी कुछ इसी तरह का परिणाम सामने आया। यहाँ भी टोटल 23 वार्ड हैं, जिसमें से 10 कांग्रेस और बीजेपी ने जीते हैं। दोनों ही यहाँ पर बहुमत से दूर हैं, लेकिन 2 वार्डों में यहाँ पर आरएलपी जीत के आई है और एक वार्ड में निर्दलीय जीता है। यानी अगर यहाँ किसी को बोर्ड बनाना है तो आरएलपी और निर्दलीय का साथ लेना होगा। इसी तरह से अगर बात करें विराटनगर, तो विराटनगर में कांग्रेस को क्लियर जीत है। 25 में से 16 वार्ड कांग्रेस जीत चुकी है। कोटपुतली की अगर बात करें तो कोटपुतली में देखिए बहुत कुछ जो है बीजेपी 9 जीती है और कांग्रेस जो है 8 वार्ड जीती है और निर्दलीय जो है उनका 7 पर कब्जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर निर्दलीय जिसके साथ जाएंगे वो अपना बोर्ड यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। झोटड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस को क्लियर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 10 में कांग्रेस जीती है। यानी अगर जयपुर की परिस्थिति को हम समझे तो जयपुर में कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे अब निर्दलीय या आरएलपी उनका सहयोग चाहिए होगा इन दोनों ही पार्टियों को। चलिए ठीक है सचिन, इस वक्त जो बड़ी अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि अभी तक के ओवरऑल आंकड़े जो हैं वो हम आपको बताएंगे कि अभी तक के जो पूरे परिणाम हैं वो आए हैं। वो अपडेट हम आपको देंगे कि टोटल जो है वो 700 से ज्यादा की गिनती हो चुकी है। वहां के परिणाम जो है वो आ चुके हैं, वो है 723, यानी 1537 में से लगभग आधे के आ चुके हैं। 309 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 257 जो है वो बीजेपी के खाते में है। यानी टक्कर कांटे की ही लगभग है। आरएलपी के खाते में 21 सीटें अभी तक गई हैं, 136 पर अन्य ने कब्जा किया है। तो ये ओवरऑल स्थिति है। 537 में से 723 लगभग कहें तो वो आधा के करीब पहुंचता हुआ, और 309 जो है वो कांग्रेस और 257 बीजेपी। तो ये अभी की स्थिति है। अब चलते हैं भरतपुर। दीपक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपक, क्या अपडेट भरतपुर से इस वक्त? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, लगातार भरतपुर में जो है अब मतगणना की जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर की टक्कर पर हैं, लेकिन निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। और कुछ 1-2 जो पंचायत समिति के वार्ड हैं वहां रिजल्ट आना अभी बाकी है। 272 टोटल जो 12 पंचायत समितियों में वार्ड हैं वहां के रिजल्ट जो है उसमें से 2-4 रिजल्ट बाकी हैं, बाकी के सभी आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो है अभिषेक ये है कि जिस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस और बीजेपी ने प्रधान के जो उम्मीदवार चुने थे अब वो ही मैदान में हार चुके हैं। तो एक चुनौती खड़ी हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के सामने के नया उम्मीदवार किसको बनाया जाएगा, या फिर निर्दलीय जो है वो कांटे की टक्कर में है। प्रधानी के दावेदार निर्दलीय जो है वो भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं प्रधानी की। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार बनाए थे कि इस व्यक्ति को जो है प्रधान का उम्मीदवार बनाया जा रहा है और ये व्यक्ति कांग्रेस की तरफ से प्रधानी का दावेदार रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ जो रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में जो परिणाम आए तो जो दावेदार थे वो हार गए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक नई चुनौती जो है वो सामने आ गई है। निर्दलियों का इस बार जो पलड़ा है वो भारी है। कुछ ही देर में जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ जाएगी कि कांग्रेस के खाते में कितनी सीट है और बीजेपी के में कितनी सीट है, लेकिन ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा सीट है वो निर्दलियों के खाते में है। लेकिन निर्दलियों ने जो कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण है वो पूरी तरह बिगाड़ दिया है। जिला परिषद की बात की जाए तो कुछ देर बाद ही यहाँ पर जिला परिषद की जो मतगणना है वो शुरू होगी। अभी जो कार्मिक है उनका लंच समय चल रहा है, थोड़ी देर बाद 37 जिला परिषद है उनके बाड़ों की मतगणना की जाएगी। चलिए ठीक है दीपक, तो बड़ी अपडेट यह है कि भरतपुर में भी कांटे की टक्कर ही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। अब मैं महिपाल जी आप ही से शुरुआत करता हूं। देखिए जो बात विकल्प को लेकर अभी भी देखिए जयपुर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे बिना आपके या बिना निर्दलीय के बोर्ड बनना संभव नहीं है। बात वही होती है कि कितनी मजबूती के साथ आप जनता को विकल्प दे रहे हैं। हमने तो हमारा 100% प्रयास किया है अभिषेक जी,
अब जनता ने कितना स्वीकारा है वो तो सारे परिणामों के माध्यम से आप और हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। हमने हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। उचित जितने भी जो कदम उठाए जाते हैं चुनाव के लिए, पार्टी प्रचार में, पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेक्ट करने में, सारे प्रयास राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बहुत ही बात होती है पहुंचाने की, जनता तक बात पहुंचाने की। हमने हमारे 100% प्रयास किए हैं, जनता तक हमारी बात भी पहुंची है, जनता तक हमने हमारे विजन को भी पहुंचाने का काम किया, बशर्ते जनता ने कितना एक्सेप्ट किया बात उस पे होनी चाहिए। अब जनता ने एक्सेप्ट उम्मीद के अनुरूप कम किया है तो उस पे हम लोग और ज्यादा बेहतर क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पार्टी प्रोटोकॉल के तहत पार्टी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठ के और एनालिसिस करने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नए पैनापन के साथ बेहतर रिजल्ट कैसे दे सकती है उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। हम इससे इन चुनावों से के नतीजों से हम लोग कतई हताश होने वाले तो कांग्रेस को बधाई तो कम से कम दे सकते हैं। बेहतर अभी कम से कम कांग्रेस को बधाई तो दे सकते हैं। कांग्रेस, अरे अभिषेक जी, मैं कांग्रेस के मेरे साथी नेता राजेंद्र जी मेघवाल आदरणीय बैठे हैं, उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने भी जो कैंडिडेट चुनाव जीत के हैं उनको भी बधाइयां देता हूं। और जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर था, चुनाव प्रक्रिया पे सवाल नहीं, बैठे हैं उनको भी बधाइयां देता हूं। ये तो लोकतंत्र की, हमारे चुनाव प्रक्रिया पे सवाल नहीं, फिर कि जो हारे उनको हार स्वीकार करनी चाहिए, जीते उनको बड़ा दिल रखना चाहिए। नहीं, प्रक्रिया पे सवाल नहीं कम से कम, क्योंकि चर्चा यहीं पे आकर के उस समय रुकी थी कि प्रक्रिया पे सवाल वो सवाल पीपाड़ में मुख्यमंत्री हाउस से मैसेज दिया जाता है। चलिए, वो आपने कहा कि उसके लिए आप कोर्ट गए हैं, चलिए वो भविष्य में वो भी चीज क्लियर हो जाएगा। सारे सिंबल को रिजेक्ट कर दिया गया, सिंबल एसडीएम ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, वो तो कोर्ट में अगर आप गए वहां क्लियर होगा। चलिए, अब राजेंद्र जी बधाई तो आरएलपी की तरफ से मिल गई, बीजेपी की तरफ से बधाई कितनी देर में मिलेगी उसका भी इंतजार रहेगा, लेकिन टक्कर कांटे की अभी भी है। अभी आधा का परिणाम आना बाकी भी है, लेकिन टक्कर कांटे की है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की स्थिति हुई थी पिछले चुनाव में, बीजेपी बहुत ज्यादा लीड कर रही थी, वो स्थिति यहां नहीं लग रही है फिर भी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा लीड कर रही है। देखिए अभिषेक जी, जहां तक आपने 723 जो क्षेत्रों के रिजल्ट बताए वार्डों के, उसमें से 309 और इसमें एक 136 का जो आंकड़ा है निर्दलीयों का है। आप देखेंगे कि हमारी पार्टी सत्तारूढ़ है और उसके अंदर कुछ लोग जो निर्दलीय लड़े वो सारे के सारे हमारे ही जीत कर आए हैं। तो आप इस चीज़ को देखिए, और सरकार का अपना एक तरीका है और सरकार, राजस्थान सरकार के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे। आने वाले समय में क्षेत्र का काम हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का काम हो, चाहे पंचायत समितियों का काम हो, तो ये भी आपको आंकड़ा देखना चाहिए। अगर आप 136 का एनालिसिस करेंगे तो उनमें से अधिकांश कांग्रेस समर्थित लोग ही होंगे कि भाई उनको ये था कि भाई वो भी भाई आज सत्ताधारी पार्टी है तो लोगों की एनालिसिस तो बाद में होगा सर, जब पूरे परिणाम आ जाएंगे, लेकिन हाथ के सिंबल दिख रहा है ना, ये तो बिल्कुल हाथ के सिंबल सिंबल तो आखिरकार सुनिए, निर्दलीयों का कोई सिंबल नहीं होता है। निर्दलीय, वही मैं कह रहा हूं, निर्दलीय तो अपने दम पे जीते हैं, भरतपुर का, उसमें आपकी पार्टी का कोई योगदान तो नहीं रहा है। नहीं, पार्टी का योगदान यही होता है कि जिस भी नेता का जो जनाधार होता है वो पार्टी के आधार पे ही होता है। तो उनमें से आप अगर देखेंगे अधिकांश लोग वही हैं। और भरतपुर का मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, वहां पे भी पार्टी ने स्ट्रेटेजी के तहत कुछ जगहों पर ओपन रखे थे। तो ये सारी बातें हैं और इस चीज को हमें नहीं नकारना चाहिए कि राजस्थान में जो सरकार है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। महिपाल जी, अब मैं एक आखिरी कमेंट के लिए मैं पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, टक्कर कांटे की दिख रही है, लेकिन बावजूद इसके जो डिफरेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। देखिए, मैं अभिषेक भाई पहले एक दूसरी चीज जवाब कर देता हूं। आपने कहा कि जो एनालिसिस आपको करना था, मुझे बताइए कि ये एनालिसिस यदि आप देखेंगे तो विधानसभा में किसके नेतृत्व में सरकार बनी और हाथ किसका था, और लोकसभा में किसके कारण जो है हारी, उसका हर जगह कौन था। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों का एनालिसिस यदि कर लिया जाए तो शायद आज 8 नंबर पे जो है कहीं ना कहीं कब्जा परिवर्तित हो जाएगा, कहीं ना कहीं वही स्थिति हो जाएगी पड़ोसी देश की। मैं कह रहा हूं कि एनालिसिस यदि करना है तो फिर कई चीजों पे एनालिसिस होंगे। आज एनालिसिस देखिए, बिल्कुल आपने ये जो बात थी कि एनालिसिस आज जो जीता या हारा या जो जीता ही है, आज बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि आज एनालिसिस उस पे होगा जिनकी सीटें ज्यादा आई, कम आई, कैसे आई।
कल और परसों के बाद एनालिसिस ये होगा कि किसने प्रधान ज्यादा बनाए और जिला प्रमुख ज्यादा बनाए, और उसके बाद अगले दिन जो है उप प्रमुख पर होगा। ये राजनीतिक पार्टी का जो है अपने आप है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी आज भी जो है पूरी अपनी विश्वास नहीं तो में है कि सीटें हमारी ज्यादा सीटें कांग्रेस आएंगी जीत और रही हम है, आरएलपी प्रधान ज्यादा बधाई बना पाएंगे दे और चुकी है। आप तो कम से कम अभी तो बधाई दे ही दीजिए कांग्रेस को। देखिए हम नहीं बधाई तो मैं कह रहा हूं, बधाई देखिए, आप यदि कहते हैं कि बधाई दी जानी चाहिए तो हम कह रहे हैं बधाई तो हमने हमेशा उस दिन भी दी थी जिस दिन जो है ये लोग उसमें थे। मैं कह रहा हूं हारने के बाद भी बधाई क्यों, जीतने के बाद भी नहीं बधाई तो है। पंकज जी, और यानी कि जो आप बधाई जीते अभी हैं- फिलहाल नहीं देंगे। राजेंद्र जी, चलिए बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार कीजिए, उसके बाद जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से। महिपाल जी, मैं माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अब आज